11 विजयगढ़ के पास भयानक जंगल में नाले के किनारे एक पत्थर की चट्टान पर दो आदमी आपस में धीरे धीरे बातचीत कर रहे हैं। चांदनी खूब छिटकी हुई है, जिसमें इन लोगों की सूरत और पोशाक साफ दिखाई पड़ती है। दोनों आदमियों में से जो दूसरे पत्थर पर बैठा हुए हैं, उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की होगी। काला रंग, लंबा कद, काली दाढ़ी, सिर्फ जांघिया और चुस्त कुर्ता पहने हुए, तीर कमान और ढाल तलवार आगे रखे एक घुटना जमीन के साथ लगाए बैठा है। बड़ी बड़ी काली और कड़ी मूछें ऊपर को छड़ी हुई हैं। भूरी और खूंखार आंखें चमक रही हैं। चेहरे से बदमाशी और लुटेरापन झलक रहा है। इसका नाम जालिम खां है। दूसरा शख्स जो उसी के सामने वीरासन में बैठा है, उसका नाम आफत खां है। मेखना कद, लंबी दाढ़ी, चुस्त पायजामा और कुर्ता पहने, कंडासा सामने और एक छोटी सी गठरी बाईं तरफ रखे, जालिम खां की बात खूब गौर से सुनता और जवाब देता है। जालिम खां, तुम्हारे मिल जाने से बड़ा सहारा हो गया। आफत खां, इसी तरह मुझको तुम्हारे मिलने से, देखो यह गंडासा हाथ में लेकर, इसी से हजारों आदमियों की जानें जाएंगी। मैं सिवाय इसके कोई दूसरा हरबा नहीं रखता। यह जहर से बुझाया हुआ है, जिसे जरा भी इसका जख्म लग जाए फिर उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। जालिम, बहुत हैरान होने पर तुमसे मुलाकात हुई। आफत, मुझे तुमसे जरूर मिलना था, इसलिए इश्तिहार चिपका दिए, क्योंकि तुम लोगों का कोई ठिकाना तो था नहीं जहां खोजता, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम अय्यारी जरूर जानते होगे, इसीलिए अय्यारी बोली में अपना ठिकाना लिख दिया, जिससे किसी दूसरे की समझ में ना आए कि कहां बुलाया है। जालिम, ऐसी ही कुछ थोड़ी सी अय्यारी सीखी थी, मगर तुम इस फन में उस्ताद मालूम होते हो, तभी तो बद्रीनाथ को झट गिरफ्तार कर लिया। आफत, उस्ताद तो मैं कुछ नहीं, मगर हाँ बद्रीनाथ जैसे छोकरे के लिए बहुत हूं। ओ जालिम, जो चाहो कहो, मगर मैंने तुमको अपना उस्ताद मान लिया। जरा बद्रीनाथ की सूरत तो दिखा दो। आफत, हाँ हाँ देखो, धड़ तो उसका गाड़ दिया, मगर सिर गठरी में बंधा है, लेकिन हाथ मत लगाना, क्योंकि इसको मसाले से तर किया है, जिससे कल तक सड़ ना जाए। इतना कहे आफत खान ने अपनी बगल वाली गठरी खोली, जिसमें बद्रीनाथ का सिर बंधा हुआ था। कपड़ा खून से तर हो रहा था। जितने आदमी उसके साथियों में से उस जगह थे, बद्रीनाथ की खोपड़ी देख खुशी के मारे उछलने लगे। जालिम, यह शख्स बड़ा शैतान था। आफत, लेकिन मुझसे बच के कहां जाता। जालिम, मगर उस्ताद, तुम एक बात बड़ी बेड़ब कहते हो कि कल 12 बजे रात को महल में चलना होगा। आफत, बेड़ब क्या है, देखो कैसा तमाशा होता है। और जालिम, मगर उस्ताद, तुम्हारे इश्तिहार दे देने से उस वक्त वहां बहुत से आदमी इकट्ठे होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग गिरफ्तार हो जाएं। आफत, ऐसा कौन है जो हम लोगों को गिरफ्तार करे। जालिम, तो इसमें क्या फायदा है कि अपनी जान जोखिम में डाली जाए, वक्त टाल के क्यों नहीं चलते। आफत, तुम तो गधे हो, कुछ खबर भी है कि हमने ऐसा क्यों किया। जालिम, अब ये तो तुम जानो। आफत, सुनो, मैं बताता हूं। मेरी नीयत यह है कि जहां तक हो सके जल्दी से उन लोगों को मार पीट सब मामला खत्म कर दूं। उस वक्त वहां जितने आदमी मौजूद होंगे सभी को बस तुम मुर्दा ही समझ लो। बिना हाथ पैर हिलाए सभी का काम तमाम करूं तो सही। जालिम, भला उस्ताद, यह कैसे हो सकता है। आफत, बटुए में से एक गोला निकालकर और दिखाकर, देखो इस किस्म के बहुत से गोले मैंने बना रखे हैं, जो एक एक तुम लोगों के हाथ में दे दूंगा। बस वहां पहुंचते ही तुम लोग इन गोलों को उन लोगों के हजूम भीड़ में फेंक देना, जो हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए मौजूद होंगे। गिरते ही ये गोले भारी आवाज देकर फूट जाएंगे और इनमें से बहुत सा धुआं निकलेगा, जिसमें वे लोग छिप जाएंगे। आंखों में धुआं लगते ही अंधे हो जाएंगे और नाक के अंदर जहां गया कि उन लोगों की जान गई, ऐसा जहरीला ये धुआं होगा। आफत खां की बात सुनकर सबके सब मारे खुशी के उछल पड़े। जालिम खां ने कहा, भला उस्ताद, एक गोला यहाँ पटक के दिखाओ, हम लोग भी देख लें तो दिल मजबूत हो जाएगा। हाँ देखो। यह कह के आफत खां ने वह गोला जमीन पर पटक दिया। साथ ही एक आवाज देकर गोला फट गया और बहुत सा जहरीला धुआं फैला, जिसको देखते ही आफत खां, जालिम खां और उनके साथी लोग जल्दी से हट गए। इस पर भी उन लोगों की आंखें सूज गईं और सिर घूमने लगा। यह देखकर आफत खां ने अपने बटुए में से मरहम की एक डिबिया निकाली और सभी की आंखों में वह मरहम लगाया तथा हाथ में मलकर सूंघाया, जिससे उन लोगों की तबीयत कुछ ठिकाने हुई और वे आफत खां की तारीफ करने लगे। जालिम, वाह उस्ताद, यह तो तुमने बहुत ही बढ़िया चीज बनाई है। आफत, क्यों, अब तो महल में चलने का हौसला हुआ। जालिम, शुक्र है उस पाक परवरदिगार का जिसने तुम्हें मिला दिया। जो काम हम साल भर में करते सो तुम एक रोज में कर सकते हो।
वाह उस्ताद वाह, अब तो हम लोग उछलते कूदते महल में चलेंगे और सभी को दोजख में पहुंचाएंगे। लाओ एक एक गोला सभी को दे दो। आफत, अभी क्यों? जब चलने लगेगे दे देंगे, कल का दिन जो काटना है। जालिम। अच्छा, लेकिन उस्ताद तुमने इतने दिन पीछे का इश्तिहार क्यों दिया? आज का ही दिन अगर मुकर्रर किया होता तो मजा हो जाता। आफत, हमने समझा कि बद्रीनाथ जरा चालाक है, शायद जल्दी हाथ न लगे इसलिए ऐसा किया, मगर यह तो निरा बोदा निकला। ओ जालिम, अब क्या करना चाहिए? आफत, इस वक्त तो कुछ नहीं, मगर कल 12 बजे रात को महल में चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। जालिम, इसके कहने की कोई जरूरत नहीं, अब तो हम और तुम साथ ही हैं, जब जो कहोगे करेंगे। आफत, अच्छा तो आज यहाँ से टलकर किसी दूसरी जगह आराम करना मुनासिब है, कल देखो खुदा क्या करता है। मैं तो कसम खा चुका हूँ कि महल में जाकर बिना सभी का काम तमाम किए एक दाना मुंह में नहीं डालूंगा। जालिम, उस्ताद ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम कमजोर हो जाओगे। आफत, बस चुप रहो, बिना खाए हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसके बाद वे सब वहां से उठकर एक तरफ को रवाना हो गए। बयान 12। वह दिन आ गया कि जब 12 बजे रात को बद्रीनाथ का सिर लेकर आफत खां महल में पहुंचे। आज शहर भर में खलबली मची हुई थी। शाम ही से महाराज जयसिंह खुद सब तरह का इंतजाम कर रहे थे। बड़े बड़े बहादुर और फुर्तीले जवान मर्द महल के अंदर इकट्ठा किए जा रहे थे। सभी में जोश फैलता जाता था। महाराज खुद हाथ में तलवार लिए इधर से उधर टहलते और लोगों की बहादुरी की तारीफ करके कहते थे कि सिवाय अपने जान पहचान के किसी गैर को किसी वक्त कहीं देखो गिरफ्तार कर लो। और बहादुर लोग आपस में डींग हाँक रहे थे कि यूं पकड़ूंगा यूं कटूंगा। महल के बाहर पहरे का इंतजाम कम कर दिया गया, क्योंकि महाराज को पूरा भरोसा था कि महल में आते ही आफत खां को गिरफ्तार कर लेंगे, और जब बाहर पहरा कम रहेगा तो वह बखूबी महल में चला आएगा, नहीं तो 2-4 पहरे वालों को मारकर भाग जाएगा। महल के अंदर रोशनी भी खूब कर दी गई। तमाम महल दिन की तरह चमक रहा था। आधी रात बीतने ही वाली थी कि पूरब की छत से 6 आदमी धमाधम कूद कर धड़धड़ाते हुए उस भीड़ के बीच में आकर खड़े हो गए, जहां बहुत से बहादुर बैठे और खड़े थे। सबके आगे वही आफत खां बद्रीनाथ का सिर हाथ में लटकाए हुए था। बयान 13। खोह वाले तिलिस्म के अंदर बाग में कुंवर वीरेंद्र सिंह और योगी जी में बातचीत होने लगी, जिसे वनकन्या और इनके अय्यार बखूबी सुन रहे थे। कुमार, पहले यह कहिए चंद्रकांता जीती है या मर गई? आओ। योगी, राम राम। चंद्रकांता को कोई मार सकता है? वह बहुत अच्छी तरह से इस दुनिया में मौजूद है। कुमार, क्या उससे और मुझसे फिर मुलाकात होगी? हाँ भाई। योगी, जरूर होगी। कुमार, कब? ओ योगी, वन कन्या की तरफ इशारा करके, जब यह चाहेगी। इतना सुन कुमार वन कन्या की तरफ देखने लगे। इस वक्त उसकी अजीब हालत थी। बदन में घड़ी घड़ी कंपी हो रही थी, घबराई सी नजर पड़ती थी। उसकी ऐसी गति देखकर एक दफा योगी ने अपनी कड़ी और तिरछी निगाह उस पर डाली, जिसे देखते ही वह संभल गई। कुंवर वीरेंद्र सिंह ने भी इसे अच्छी तरह से देखा और फिर कहा, कुमार, अगर आपकी कृपा होगी तो मैं चंद्रकांता से अवश्य मिल सकूंगा। मत योगी, नहीं, यह काम बिल्कुल वन कन्या को दिखाकर इसी के हाथ में है, मगर यह मेरे हुक्म में है। अस्तु आप घबराते क्यों हैं? और जो बातें आपको पूछनी हो पूछ लीजिए, फिर चंद्रकांता से मिलने की तरकीब भी बता दी जाएगी। कुमार, अच्छा ये बताइए कि यह वन कन्या कौन है? योगी, यह एक राजा की लड़की है। कुमार, मुझ पर इसने बहुत उपकार किए, इसका क्या सबब है? योगी, इसका यही सबब है कि कुमारी चंद्रकांता में और इसमें बहुत प्रेम है। कुमार, अगर ऐसा है तो मुझसे शादी क्यों किया चाहती है? योगी, तुम्हारे साथ शादी करने की इसको कोई जरूरत नहीं, और न यह तुमको चाहती ही है। केवल चंद्रकांता की जिद से लाचार है, क्योंकि उसको यही मंजूर है। योगी की आखिरी बात सुनकर कुमार मन में बहुत खुश हुए और फिर योगी से बोले, जब चंद्रकांता में और इनमें इतनी मोहब्बत है तो यह उसे मेरे सामने क्यों नहीं लाती? योगी, अभी उसका समय नहीं है। कुमार, पिंगता क्यों? योगी, जब राजा सुरेंद्र सिंह और जय सिंह को आप यहाँ लाएंगे तब यह कुमारी चंद्रकांता को लाकर उनके हवाले कर देगी। कुमार, तो मैं अभी यहाँ से जाता हूँ, जहां तक होगा उन दोनों को लेकर बहुत जल्द आऊंगा। योगी, मगर पहले हमारी एक बात का जवाब दे लो। कुमार, वह क्या? योगी, वन कन्या की तरफ इशारा करके, इस लड़की ने तुम्हारी बहुत मदद की है और तुमने तथा तुम्हारे अय्यारों ने इसे देखा भी है। इसका हाल और कौन कौन जानता है?
और तुम्हारे अय्यारों के सिवाय इसे और किस किस ने देखा है? कुमार, मेरे और फतेह सिंह के सिवाय इन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। आज ये अय्यार लोग इनको देख रहे हैं। वन कन्या, एक दफा ये तेज सिंह की तरफ बताकर मुझसे मिल गए हैं, मगर शायद वह हाल इन्होंने आपसे न कहा हो, क्योंकि मैंने कसम दे दी थी। यह सुनकर कुमार ने तेज सिंह की तरफ देखा। उन्होंने कहा, जी हाँ, यह उस वक्त की बात है जब आपने मुझसे कहा था कि आजकल तुम लोगों की अय्यारी में उल्ली लग गई है। तब मैंने कोशिश करके इनसे मुलाकात की और कहा कि अपना पूरा हाल मुझसे जब तक न कहेंगी मैं न मानूंगा और आपका पीछा न छोड़ूंगा। तब इन्होंने कहा, एक दिन वह आएगा कि चंद्रकांता और मैं कुमार की कहलाएंगी, मगर इस वक्त तुम मेरा पीछा मत करो, नहीं तो तुम ही लोगों के काम का हर्ज होगा। तब मैंने कहा, अगर आप इस बात की कसम खाएं कि चंद्रकांता कुमार को मिलेंगी तो इस वक्त मैं यहां से चला जाऊं। इन्होंने कहा, तुम भी इस बात की कसम खाओ कि आज का हाल तब तक किसी से न कहोगे जब तक मेरा और कुमार का सामना न हो जाए। आखिर इस बात की हम दोनों ने कसम खाई। यही सबब है कि पूछने पर भी मैंने यह सब हाल किसी से नहीं कहा। आज इनका और आपका पूरी तौर से सामना हो गया, इसलिए कहता हूं। योगी, कुमार से, अच्छा तो इस लड़की को सिवाय तुम्हारे तथा अय्यारों के और किसी ने नहीं देखा, मगर इसका हाल तो तुम्हारे लश्कर वाले जानते होंगे कि आजकल कोई नई औरत आई है जो कुमार की मदद कर रही है। कुमार, नहीं, यह हाल भी किसी को मालूम नहीं, क्योंकि सिवाय अय्यारों के मैं और किसी से इनका हाल कहता ही न था। और अय्यार लोग सिवाय अपनी मंडली के दूसरे को किसी बात का पता क्यों देने लगे? हाँ, इनके नकाब पोश सवारों को हमारे लश्कर वालों ने कई दफा देखा है, और इनका खत लेकर भी जब जब कोई हमारे पास गया तब हमारे लश्कर वालों ने देखकर शायद कुछ समझा हो। योगी, इसका कोई हर्ज नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी जुबानी राजा सुरेंद्र सिंह और जय सिंह ने भी कुछ इसका हाल सुना है? कुमार, उन्होंने तो नहीं सुना। हाँ, तेज सिंह के पिता जीत सिंह जी से मैंने सब हाल जरूर कह दिया था, शायद उन्होंने मेरे पिता से कहा हो। योगी, नहीं जीत सिंह, ये सब हाल तुम्हारे पिता से कभी न कहेंगे, मगर अब तुम इस बात का खूब ख्याल रखो कि वनकन्या ने जो जो काम तुम्हारे साथ किए हैं उनका हाल किसी को न मालूम हो। कुमार, मैं कभी ना कहूंगा, मगर आप यह तो बताएं कि इनका हाल किसी से न कहने में क्या फायदा सोचा है? अगर मैं किसी से कहूंगा तो इसमें इनकी तारीफ ही होगी। योगी, तुम लोगों के बीच में चाहे इसकी तारीफ हो, मगर जब यह हाल इसके माँ बाप सुनेंगे तो उन्हें कितना रंज होगा, क्योंकि एक बड़े घर की लड़की का पराये मर्द से मिलना और पत्र व्यवहार करना तथा ब्याह का संदेश देना इत्यादि कितने ऐब की बात है। कुमार, हाँ यह तो ठीक है। अच्छा, इनके माँ बाप कौन हैं और कहाँ रहते हैं? योगी, इसका हाल भी तुमको तब मालूम होगा जब राजा सुरेंद्र सिंह और महाराज जय सिंह यहाँ आएंगे और कुमारी चंद्रकांता उनके हवाले कर दी जाएगी। कुमार, तो आप मुझे हुक्म दीजिए कि मैं इसी वक्त उन लोगों को लाने के लिए यहां से चला जाऊं। योगी, यहां से जाने का भला ये कौन सा वक्त है? क्या शहर का मामला है? रात भर ठहर जाओ, सुबह को जाना। रात भी अब थोड़ी ही रह गई है, कुछ आराम कर लो। कुमार, जैसी आपकी मर्जी। गर्मी बहुत थी, इस वजह से उसी मैदान में कुमार ने सोना पसंद किया। इन सभी के सोने का इंतजाम योगी जी के हुक्म से उसी वक्त कर दिया गया। इसके बाद योगी जी अपने कमरे की तरफ रवाना हुए और वनकन्या भी एक तरफ को चली गई। थोड़ी सी रात बाकी थी, वह भी उन लोगों को बातचीत करते बीत गई। अभी सूरज नहीं निकला था कि योगी जी अकेले फिर कुमार के पास आ मौजूद हुए और बोले, मैं रात को एक बात कहना भूल गया था, सो इस वक्त समझा देता हूँ। जब राजा जय सिंह इस खोह में आने के लिए तैयार हो जाए, बल्कि तुम्हारे पिता और जय सिंह दोनों मिलकर इस खोह के दरवाजे तक आ जाएं, तब पहले तुम उन लोगों को बाहर ही छोड़कर अपने अय्यारों के साथ यहाँ आकर हमसे मिल जाना। इसके बाद उन लोगों को यहाँ लाना और इस वक्त स्नान पूजा से छुट्टी पाकर तब यहाँ से जाओ। कुमार ने ऐसा ही किया, मगर योगी की आखिरी बात से इनको और भी ताज्जुब हुआ कि हमें पहले क्यों बुलाया। कुछ खाने का सामान हो गया। कुमार और उनके अय्यारों को खिला पिलाकर योगी ने विदा कर दिया। दोहराकर लिखने की कोई जरूरत नहीं। खोह में घूमते फिरते कुंवर वीरेंद्र सिंह और उनके अय्यार जिस तरह इस बाग तक आए थे, उसी तरह इस बाग से दूसरे और दूसरे से तीसरे में होते सब लोग खोह के बाहर हुए और एक घने पेड़ के नीचे सबों को बैठा देवी सिंह कुमार के लिए घोड़ा लाने नौगढ़ चले गए। थोड़ा दिन बाकी था जब देवी सिंह घोड़ा लेकर कुमार के पास पहुंचे
जिस पर सवार होकर कुंवर वीरेंद्र सिंह अपने अय्यारों के साथ नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। नौगढ़ पहुंचकर अपने पिता से मुलाकात की और महल में जाकर अपनी माता से मिले। अपना कुल हाल किसी से नहीं कहा। हाँ, पन्नालाल वगैरह की जुबानी इतना हाल इनको मिला कि कोई जालिम खां इन लोगों का दुश्मन पैदा हुआ है, जिसने विजयगढ़ में कई खून किए हैं और वहां की रियाया उसके नाम से कांप रही है। पंडित बद्रीनाथ उसको गिरफ्तार करने गए हैं। उनके जाने के बाद यह भी खबर मिली है कि एक आफत खां नामी दूसरा शख्स पैदा हुआ है, जिसने इस बात का इश्तिहार दे दिया है कि फलाने रोज बद्रीनाथ का सिर लेकर महल में पहुंचूंगा, देखूं मुझे कौन गिरफ्तार करता है। इन सब खबरों को सुनकर कुंवर वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी बहुत घबराए और सोचने लगे कि जिस तरह हो विजयगढ़ पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे वक्त में वहां पहुंचकर महाराज जय सिंह की मदद न करेंगे और उन शैतानों के हाथ से वहां की रियाया को न बचाएंगे तो कुमारी चंद्रकांता को हमेशा के लिए ताना मारने की जगह मिल जाएगी और हम उसके सामने मुंह दिखाने लायक भी न रहेंगे। इसके बाद यह भी मालूम हुआ कि जीत सिंह 15 दिनों की छुट्टी लेकर कहीं गए हैं। इस खबर ने तेज सिंह को परेशान कर दिया। वह इस सोच में पड़ गए कि उनके पिता कहाँ गए, क्योंकि उनकी बिरादरी में कहीं कुछ काम न था जहां जाते, तब इस बहाने से छुट्टी लेकर क्यों गए। तेज सिंह ने अपने घर में जाकर अपनी माँ से पूछा, हमारे पिता कहाँ गए हैं? जिसके जवाब में उस बेचारी ने कहा, बेटा, क्या अय्यारों के घर की औरतें इस लायक होती हैं कि उनके मालिक अपना ठीक ठीक हाल उनसे कहाँ करें। इतना ही सुनकर तेज सिंह चुप हो गए। दूसरे दिन राजा सुरेंद्र सिंह के पूछने पर तेज सिंह ने इतना कहा, हम लोग कुमारी चंद्रकांता को खोजने के लिए खोह में गए थे। वहां एक योगी से मुलाकात हुई, जिसने कहा कि अगर महाराज सुरेंद्र सिंह और महाराज जय सिंह को लेकर यहाँ आओ तो मैं चंद्रकांता को बुलाकर उसके बाप के हवाले कर दूं। इसी सबब से हम लोग आपको और महाराज जय सिंह को लेने आए हैं। राजा सुरेंद्र सिंह ने खुश होकर कहा, हम तो अभी चलने को तैयार हैं, मगर महाराज जय सिंह तो ऐसी आफत में फंस गए हैं कि कुछ कह नहीं सकते। पंडित बद्रीनाथ यहाँ से गए हैं, देखें क्या होता है। तुमने तो वहां का हाल सुना ही होगा। तेज सिंह, मैं सब हाल सुन चुका हूँ। हम लोगों को वहां पहुंचकर मदद करना मुनासिब है। ओ सुरेंद्र सिंह, मैं खुद ये कहने को था, कुमार की क्या राय है, वे जाएंगे या नहीं? तेज सिंह, आप खुद जानते हैं कि कुमार काल से भी डरने वाले नहीं। वह जालिम खां क्या चीज है? राजा, ठीक है, मगर किसी वीर पुरुष का मुकाबला करना हम लोगों का धर्म है, और चोर तथा डाकुओं या अय्यारों का मुकाबला करना तुम लोगों का काम है। क्या जाने वह छिपकर कहीं कुमार ही पर घात कर बैठे। तेज सिंह, वीरों और बहादुरों से लड़ना कुमार का काम है सही, मगर दुष्ट चोर डाकू या और किसी को भी क्या मजाल है कि हम लोगों के रहते कुमार का बाल भी बांका कर जाए। राजा, हम तो नाम के आगे जान कोई चीज नहीं समझते, मगर दुष्ट घातियों से बचे रहना भी धर्म है। सिवाय इसके कुमार के वहां गए बिना कोई हर्ज भी नहीं है। अस्तु तुम लोग जाओ और महाराज जय सिंह की मदद करो। जब जालिम खां गिरफ्तार हो जाए तो महाराज को सब हाल कह सुनाकर यहाँ लेते आना, फिर हम भी साथ होकर खोह में चलेंगे। बस राजा सुरेंद्र सिंह की मर्जी कुमार को इस वक्त विजयगढ़ जाने देने की नहीं समझकर और राजा से बहुत जिद करना भी बुरा ख्याल करके तेज सिंह चुप ही रहे। अकेले ही विजयगढ़ जाने के लिए महाराज से हुक्म लिया और उनके खास हाथ की लिखा हुआ खत का खलीता लेकर विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। कुछ दूर जाकर दोपहर की धूप घने जंगल के पेड़ों की झुरमुट में काटी और ठंडे हो रवाना हुए। विजयगढ़ पहुंचकर महल में आधी रात को ठीक उस वक्त पहुंचे जब बहुत से जवां मर्दों की भीड़ बटुरी हुई थी और हर एक आदमी चौकन्ना होकर हर तरफ देख रहा था। यकायक पूरब की छत से धमाधम 6 आदमी कूदकर बीचों बीच भीड़ में आ खड़े हुए, जिनके आगे आगे बद्रीनाथ का सिर हाथ में लिया आफत खां था। तेज सिंह को अभी तक किसी ने नहीं देखा था। इस वक्त इन्होंने ललकार कर कहा, पकड़ो इन नालायकों को, अब देखते क्या हो। इतना कहकर आप भी कमंद फैलाकर उन लोगों की तरफ फेंका। तब तक बहुत से आदमी टूट पड़े। उन लोगों के हाथ में जो गेंद मौजूद थे जमीन पर पटकने लगे, मगर कुछ नहीं। वहां तो मामला ही ठंडा था। गेंद क्या थी, धोखे था। कुछ करते धारते न बन पड़ा और सबके सब गिरफ्तार हो गए। अब तेज सिंह को सभी ने देखा। आफत खां ने भी इनकी तरफ देखा और कहा, तेज, मेमचे बद्री। इतना सुनते ही तेज सिंह ने आफत खां का हाथ पकड़कर इनको सभी से अलग कर लिया और हाथ पैर खोल गले से लगा लिया। सब शोरगुल मचाने लगे। हाँ, ये क्या करते हो? ये तो बड़ा भारी दुष्ट है। इसी ने तो बद्रीनाथ को मारा है। देखो, इसी के हाथ में बेचारे बद्रीनाथ का सिर है। तुम्हें क्या हो गया कि इसके साथ नेकी करते हो?
पर तेज सिंह ने घुड़क कर कहा, चुप रहो, कुछ खबर भी है कि ये कौन है? बद्रीनाथ को मारना क्या खेल हो गया है? तेज सिंह की इज्जत को सब जानते थे, किसी की मजाल न थी कि उनकी बात काटता। आफत खां को उनके हवाले करना ही पड़ा, मगर बाकी पांचों आदमियों को खूब मजबूती से बांधा। आफत खां का हाथ भी तेज सिंह ने छोड़ दिया और साथ साथ ले हुए महाराज जय सिंह की तरफ चले। चारों तरफ धूम मची थी। जालिम खां और उसके साथियों के गिरफ्तार हो जाने पर भी लोग कांप रहे थे। महाराज भी दूर से सब तमाशा देख रहे थे। तेज सिंह को आफत खां के साथ अपनी तरफ आते देख घबरा गए। म्यान से तलवार खींच ली। तेज सिंह ने पुकार कर कहा, फानबर, घबराइए नहीं, हम दोनों आपके दुश्मन नहीं हैं। ये जो हमारे साथ हैं और जिन्हें आप कुछ और समझे हुए हैं, वास्तव में पंडित बद्रीनाथ हैं। यह कह आफत खां की दाढ़ी हाथ से पकड़कर झटक दी, जिससे बद्रीनाथ कुछ पहचाने गए। आप महाराज जय सिंह का जी ठिकाने हुआ। पूछा, बद्रीनाथ उनके साथ क्यों थे? बद्रीनाथ, महाराज, अगर मैं उनका साथी न बनता तो उन लोगों को यहां तक लाकर गिरफ्तार कौन कराता? महाराज, तुम्हारे हाथ में यह सिर किसका लटक रहा है? बद्रीनाथ, मोम का, बिल्कुल बनावटी। अब तो धूम मच गई कि जालिम खां को बद्रीनाथ अय्यार ने गिरफ्तार कराया। इनके चारों तरफ भीड़ लग गई, एक पर एक टूटा पड़ता था। बड़ी ही मुश्किल से बद्रीनाथ उस झुंड से अलग किए गए। जालिम खां वगैरह को भी मालूम हो गया कि आफत खां कृपानिदान बद्रीनाथ ही थे, जिन्होंने हम लोगों को बेढब धोखा देकर फंसाया। मगर इस वक्त क्या कर सकते थे? हाथ पैर सभी के बंधे थे, कुछ जोर नहीं चल सकता था। लाचार होकर बद्रीनाथ को गालियां देने लगे। सच है, जब आदमी की जान पर आ बनती है तब जो जी में आता है बकता है। बद्रीनाथ ने उनकी गालियों का कुछ भी ख्याल न किया, बल्कि उन लोगों की तरफ देखकर हंस दिया। इनके साथ बहुत से आदमी बल्कि महाराज तक हंस पड़े। महाराज के हुक्म से सब आदमी महल के बाहर कर दिए गए। सिर्फ थोड़े से मामूली उम्दा लोग रह गए और महल के अंदर ही कोठरी में हाथ पैर जकड़ जालिम खां और उसके साथी बंद कर दिए गए। पानी मंगवाकर बद्रीनाथ का हाथ पैर धुलवाया गया। इसके बाद दीवान खाने में बैठकर बद्रीनाथ से सब खुलासा हाल जालिम खां के गिरफ्तार करने का पूछने लगे, जिसको सुनने के लिए तेज सिंह भी व्याकुल हो रहे थे। बद्रीनाथ ने कहा, महाराज, इस दुष्ट जालिम खां से मिलने की पहली तरकीब मैंने यह की कि अपना नाम आफत खां रखकर इश्तिहार दिया और अपने मिलने का ठिकाना ऐसी बोली में लिखा कि सिवाय उसके या अय्यारों के किसी को समझ में ना आए। यह तो मैं जानता ही था कि यहाँ इस वक्त कोई अय्यार नहीं है जो मेरी इस लिखावट को समझेगा। महाराज, हाँ ठीक है, तुमने अपने मिलने का ठिकाना टेटी छोटी लिखा था, इसका क्या अर्थ है? बद्रीनाथ, अय्यारी बोली में टेटी छोटी भयानक नाले को कहते हैं। इसके बाद बद्रीनाथ ने जालिम खां से मिलने का और गेद का तमाशा दिखला के धोखे का गेद उन लोगों के हवाले कर फुलावा दे महल में ले आने का पूरा हाल कहा, जिसको सुनकर महाराज बहुत ही खुश हुए और इनाम में बहुत सी जागीर बद्रीनाथ को देना चाहिए। मगर उन्होंने उसको लेने से बिल्कुल इनकार किया और कहा कि बिना मालिक की आज्ञा के मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। उनकी तरफ से मैं जिस काम पर मुकर्रर किया गया था, जहां तक हो सका उसे पूरा कर दिया। इसी तरह के बहुत से उज्र बद्रीनाथ ने किए, जिसको सुन महाराज और भी खुश हुए और इरादा कर लिया कि किसी और मौके पर बद्रीनाथ को बहुत कुछ देंगे, जबकि वे लेने से इनकार न कर सकेंगे। बात ही बात में सवेरा हो गया। तेज सिंह और बद्रीनाथ महाराज से विदा हो दीवान हरदयाल सिंह के घर आए। बयान 14। सुबह को खुशी खुशी महाराज ने दरबार किया। तेज सिंह और बद्रीनाथ भी बड़ी इज्जत से बैठाए गए। महाराज के हुक्म से जालिम खां और उसके चारों साथी दरबार में लाए गए, जो हथकड़ी बेड़ी से जकड़े हुए थे। हुक्म पा तेज सिंह जालिम खां से पूछने लगे, तेज सिंह, क्यों जी, तुम्हारा नाम ठीक ठीक जालिम खां है या और कुछ? जालिम, इसका जवाब मैं पीछे दूंगा। पहले यह बताइए कि आप लोगों के यहाँ अय्यारों को मार डालने का कायदा है या नहीं? और तेज सिंह, हमारे यहाँ क्या हिंदुस्तान भर में कोई धार्मिष्ठ हिंदू राजा अय्यार को कभी जान से न मारेगा? हाँ, वह अय्यार जो अपने कायदे के बाहर काम करेगा जरूर मारा जाएगा। जालिम, तो क्या हम लोग मारे जाएंगे? तेज सिंह, बस ये खुशी महाराज की। मगर क्या तुम लोग अय्यार हो जो ऐसी बातें पूछते हो? जालिम, हाँ, हम लोग अय्यार हैं। तेज सिंह, राम राम। क्यों अय्यारी का नाम बदनाम करते हो? तुम तो पूरे डाकू हो, अय्यारी से तुम लोगों का क्या वास्ता? जालिम, हम लोग कई पुश्त से अय्यार होते आ रहे हैं, कुछ आज नए अय्यार नहीं बने। तेज सिंह, तुम्हारे बाप दादा शायद अय्यार हुए हों, मगर तुम लोग तो खासे दुष्ट डाकुओं में से हो। जालिम,
जब आपने हमारा नाम डाकू ही रखा है तो बचने की क्या उम्मीद हो सकती है? तेज सिंह। जो हो, खैर ये बताओ कि तुम हो कौन? जालिम। जब मारे ही जाना है तो नाम बताकर बदनामी क्यों लें, और अपना पूरा हाल भी किस लिए कहें? हाँ, इसका वादा करो कि जान से ना मारोगे तो कहें। तेज सिंह, यह वादा कभी नहीं हो सकता, और अपना ठीक ठीक हाल भी तुमको झक मार कर कहना होगा। ओह जालिम, कभी नहीं कहेंगे। तेज सिंह, फिर जूतों से तुम्हारे सिर की खबर खूब ली जाएगी। जालिम, चाहे जो हो। बद्रीनाथ, वारे जूती खोर। जालिम, बद्रीनाथ से। उस्ताद, तुमने बड़ा धोखा दिया। मानता हूं तुमको। बद्रीनाथ, तुम्हारे मानने से होता ही क्या है? आज नहीं तो कल तुम लोगों के सिर धड़ से अलग दिखाई देंगे। जालिम, अफसोस कुछ करने ना पाए। तेज सिंह ने सोचा कि इस बकवास से कोई मतलब ना निकलेगा, 1000 सिर पटकेंगे, पर जालिम खां अपना ठीक ठीक हाल कभी न कहेगा। इससे बेहतर है कि कोई तरकीब की जाए। अस्तु कुछ सोचकर महाराज से अर्ज किया, इन लोगों को कैद खाने में भेजा जाए, फिर जैसा होगा देखा जाएगा, और इनमें से वह एक आदमी हाथ से इशारा करके इसी जगह रखा जाए। महाराज के हुक्म से ऐसा ही किया गया। तेज सिंह के कहे मुताबिक उन डाकुओं में से एक को उसी जगह छोड़ बाकी सभी को कैद खाने की तरफ रवाना किया। चौथी दफा जालिम खान ने तेज सिंह की तरफ देख के कहा, उस्ताद, तुम बड़े चालाक हो, इसमें कोई शक नहीं कि चेहरे से आदमी के दिल का हाल खूब पहचानते हो। अच्छे डरपोक को चुन के रख लिया, अब तुम्हारा काम निकल जाएगा। तेज सिंह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहले इसकी दुर्दशा कर ली जाए, फिर तुम लोग भी एक एक करके इसी जगह लाए जाओगे। अब जालिम खां और उसके 3 साथी तो कैद खाने की तरफ भेज दिए गए, एक उसी जगह रह गया। हकीकत में वह बहुत डरपोक था, अपने को उसी जगह रहते और साथियों को दूसरी जगह जाते देख घबरा उठा। उसके चेहरे से उस वक्त और भी बदहवासी बरसने लगी जब तेज सिंह ने एक चौबदार को हुक्म दिया, अंगीठी में कोयला भरकर तथा 2-3 लोहे की सीखें जल्दी से लाओ जिनके पीछे लकड़ी की मूठ लगी हो। दरबार में जितने थे सब हैरान थे कि तेज सिंह ने लोहे की सलाख और अंगीठी क्यों मंगाई, और उस डाकू की तो जो कुछ हालत थी लिखना मुश्किल है। 4-5 लोहे के सींखचे और कोयले से भरी हुई अंगीठी लाई गई। तेज सिंह ने एक आदमी से कहा, आग सुलगाओ और इन लोहे की सीखों को उसमें गर्म करो। अब उस डाकू से न रहा गया, उसने डरते हुए पूछा, क्यों तेज सिंह, इन सीखों को तपाकर क्या करोगे? तेज सिंह, इनको लाल करके दो तुम्हारी दोनों आंखों में, दोनों कानों में, और एक सलाख मुंह खोलकर पेट के अंदर पहुंचाई जाएगी। डाकू, आप लोग तो रहमदिल कहलाते हैं, फिर इस तरह तकलीफ देकर किसी को मारना क्या आप लोगों की रहमदिली में बट्टा ना लगाएगा? तेज सिंह हंसकर, तुम लोगों को छोड़ना बड़े संगदिल का काम है। जब तक तुम जीते रहोगे हजारों की जानें लोगे, इससे बेहतर है कि तुम्हारी छुट्टी कर दी जाए। जितनी तकलीफ देकर तुम लोगों की जान ली जाएगी उतना ही डर तुम्हारे शैतान भाइयों को होगा। डाकू, तो क्या अब किसी तरह हमारी जान नहीं बच सकती? तेज सिंह, सिर्फ एक तरह से बच सकती है। डाकू, कैसे? तेज सिंह, अगर अपने साथियों का हाल ठीक ठीक कह दो तो अभी छोड़ दिए जाओगे। डाकू, मैं ठीक ठीक हाल कह दूंगा। तेज सिंह, हम लोग कैसे जानेंगे कि तुम सच्चे हो? डाकू, साबित कर दूंगा कि मैं सच्चा हूं। तेज सिंह, अच्छा कहो। डाकू, सुनो कहता हूं। इस वक्त दरबार में भीड़ लगी हुई थी। तेज सिंह ने आग की अंगीठी क्यों मंगाई? ये लोहे की सलाइयां किस काम आएंगी? यह डाकू अपना ठीक ठीक हाल कहेगा या नहीं? यह कौन है? इत्यादि बातों को जानने के लिए सभी की तबीयत घबरा रही थी। सभी की निगाहें उस डाकू के ऊपर थीं। जब उसने कहा कि मैं ठीक ठीक हाल कह दूंगा, तब और भी लोगों का ख्याल उसी की तरफ जम गया और बहुत से आदमी उस डाकू की तरफ कुछ आगे बढ़ाए। उस डाकू ने अपने साथियों का हाल कहने के लिए मुस्तैद होकर मुंह खोला ही था कि दरबारी भीड़ में से एक जवान आदमी म्यान से तलवार खींचकर उस डाकू की तरफ झपटा और इस जोर से एक हाथ तलवार का लगाया कि उस डाकू का सिर धाड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। तब उसी खून भरी तलवार को घुमाता और लोगों को जख्मी करता वह बाहर निकल गया। उस घबराहट में किसी ने भी उसे पकड़ने का हौसला न किया, मगर बद्रीनाथ कब रुकने वाले थे, साथ ही वह भी उसके पीछे दौड़े। बद्रीनाथ के जाने के बाद सैकड़ों आदमी उस तरफ दौड़े, लेकिन तेज सिंह ने उसका पीछा न किया। वे उठकर सीधे उस कैद खाने की तरफ दौड़ गए जिसमें जालिम खां वगैरह कैद किए गए थे। उनको इस बात का शक हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि उन लोगों को किसी ने अय्यारी करके छुड़ा दिया हो, मगर नहीं, वे लोग उसी तरह कैद थे। तेज सिंह ने कुछ और पहरे का इंतजाम कर दिया और फिर तुरंत लौटकर दरबार में चले आए।
पहले दरबार में जितनी भीड़ लगी हुई थी अब उससे चौथाई रह गई। कुछ तो अपनी मर्जी से बद्रीनाथ के साथ दौड़ गए